खुश आमदीद लिसनर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और नोवेल का भी बेसब्री से इंतजार होगा। लेकिन पहले आप ये बताइए, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं और कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट किया कीजिए ताकि ना मेरा भी मन करे आगे हार्ड वर्क करने के लिए, अच्छे अच्छे नोवेल लाने के लिए। तो जब आप सबके कमेंट्स नहीं आते और लाइक भी नहीं करते हो तो बिल्कुल भी मन नहीं करता आगे पढ़ने के लिए। तो प्लीज जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें। So today I'm going to start episode number 7 of the novel Yalda Askalam Muskan Kanwal। 1 मिनट से कम वक्त में निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी कदम नहीं रखना मेरे घर में। गमनाक आंखें सारा पर थी। मैं बस थोड़ी देर में चली जाऊंगी। ये अभी मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, आप प्लीज। और देखें, इसके हाथ पर जख्म है। इसको अभी अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। अली बेसाख्ता वो खौफ से कांपी थी। जरार वजाहत की बुलंद पुकार जान लेने के दर पे थी। खामोश हो जाए, खुदा का वास्ता है, इस तरह मत करे, मैं चली जाऊंगी। वो खौफजदा हो रही है, इसने एक नजर हया पर डालते हुए जरार वजाहत से बाकायदा मिन्नत की थी। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, इस कमरे से निकल जाओ अभी के अभी, वरना मैं तुम्हारी दोस्त का हश्र बिगाड़ दूंगा और फिर इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। नहीं नहीं, खुदा का वास्ता है, ऐसा मत करें, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। सारा ने हाथ हवा में मुअल्लक किए थे। मगर मुझसे वादा करें, आप हया को कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं जा रही हूँ, प्लीज ऐसे नहीं करें। वो खौफजदा हो रही है। अली, या मेरे खुदाया। सारा ने बर्क रफ्तारी से चप्पल उड़सी थी। अली जो बाहर पोर्च में था, अब के जरार की एक के बाद देकर पुकार सुनकर ऊपर को भागा था। जब एक नजर सारा पर डालते हुए इसने जरार को मुखातिब किया था। यस सर। अली, इस लड़की को बाहर का रास्ता दिखाओ और आज के बाद ये लड़की मुझे मेंशन के इर्द गिर्द भी नजर न आए। तनबी अंदाज। अली ने वाजी खतरा महसूस किया था जब एकदम गोया हुआ, जी बेहतर सर। और अब के वो सारा की जानिब बढ़ा था। रहने दे, मैं चली जाऊंगी, कुछ खुदा का ही खौफ करे। हाथ के इशारे से इसको रोकते हुए सारा ने अली की जानिब देखा था और फिर नूरुल हया की, जो खौफ व कर्ब से फक हो रही थी। मगर कोई बेद न थी इस शख्स से कि वो अपना कहा सच कर देता, तो वो हया की सलामती की खातिर अगला लाहे अमल तैयार करती हुई रुकी नहीं थी, जबकि इसके जाते हुए वो गोया हुआ। अली, दरवाजा बंद करके जाना। बेतासुर लहजा, वो निगाहें मरकजी थी। वो 21 साला लड़की, वो माहौल नूरुल हया के लिए जानलेवा था। कहने को तो मेरा इससे कोई वास्ता नहीं, या रब, मगर वो शख्स मुझसे भूलता भी नहीं। सारा के जाते वो जगह छोड़ते हुए जरार वजाहत के मुकाबिल हुई थी। तुम तुम जरार वजाहत, खुदा की कसम मुझे वाजिबुल कत्ल लगते हो। खुदा की कसम, अगर मुझे एक कत्ल की इजाजत होती तो मैं तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर देती। वो एक एक लफ्ज दांतों तले दबाते हुए अदा कर रही थी। चेहरे पर बला की हिकारत व सख्ती थी। वो खौफ जिसके पास चंद लम्हों पहले तक रंगत फक थी, अब कहीं दूर जा बसा था। बहुत शौक है तुम्हें मुझसे निकाह करने का? बहुत अरमान है ना तुम्हें? करो, तुम जो कर सकते हो करो, और फिर देखना मैं नूरुल हया तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। खुदा की कसम, तुम खुद को पल पल तरसता हुआ पाओगे। तुम्हारे जब्त के इसका वजूद हिचकोले ले रहा था। जो तमाचे तुम्हारी वजह से आज मेरे मुंह पर पड़े हैं ना, देखना देखना एक दिन इनकी जलन तुम अपने आप पर महसूस करोगे, और वो वक्त बहुत जल्द आएगा। देखना जरार वजाहत। वो खामोश हुई थी क्योंकि इस 32 साला शख्स की तीर जैसी निगाहें इसे खुद में पेवस्त होते हुए महसूस हो रही थी। वो खुद को बार बार कंपोज करती, मगर वो बरा रास्त इसकी आंखों में झांकती आंखें। क्या हुआ? मबहम सी मुस्कुराहट लबों पर रक्स कर गई थी। और तुम मुझे वाजिबुल मोहब्बत लगती हो, एक सहर अंगेज सा फिक्रा था। इस 21 साला लड़की का एतमाद डगमगा देने के लिए काफी था। बस इतनी ही हिम्मत। जानती हो नूरुल हया, दोनों हाथों की हथेलियां अपने घुटनों पर रखते हुए वो उसके मुकाबिल झुका था। ये जो लोग जरार वजाहत के खिलाफ बोलते हैं ना, ये सिर्फ बोलने की सकत रखते हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे मुकाबिल आकर मेरा एक बाल भी बांका कर सकें। मैंने जिंदगी के 32 साल खाक छानने में नहीं गुजारे हैं। इनको गुलाम बनाने के लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है। आज ये लोग मेरे एक इशारे के तलबगार हैं। और जानती हो क्या? अब के वो ठहरा था, एक लंबा सांस खारिज करते हुए। वो चेहरा जो अब तक संजीदा था, अब के जबड़े सख्ती से बाहम मिलाए हुए थे।
वो सिया फाम आंखें अनदेखे से शौले बरसा रही थीं। मेरे सालों की रियासत, सालों की कमाई इज्जत आज तुम्हारी इस नाकाबिले कबूल फहाशा वीडियो ने खाक में मिला दी। खुदा की कसम, अगर मेरे दिल ने इजाजत दी होती तो मैं तुम्हारे वजूद के लातादार टुकड़े करके भट्टी में डाल देता। हिकारत अमेज सख्त लहजा वो अपने अंदर तक उतरता हुआ महसूस कर सकती थी, जैसे कोई खोलता हुआ सीसा हो। और जानती हो, मैं चाहूं ना तो अभी के अभी तुम्हारी बची कुची सो कॉल्ड इज्जत की एक तिरछी निगाह इसके वजूद पर ठहरते हुए वापस पलटी थी। और खच्चे उड़ा दूं और आराम जान किसी को कानो खान खबर भी न होगी। और यूं इससे बेहतर एक बेहतरीन इंतकाम क्या होगा? खून के बदले खून और इज्जत के बदले इज्जत मेरे कमरे से बाहर जाए। वो बामुश्किल फकत चंद फिक्रे अदा कर पाई थी, मगर मुकाबिल वो शख्स जूं का तू ना हिला। मैं कह रही हूँ, एकदम वो आहनी गिरफ्त इसकी गुद्दी पर कायम की गई थी। इतना बोलो जितना बाद में तुम खुद सह सको। कल तुम मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओगी और जो जो मैं कहूंगा तुम वो मानोगी, मगर इससे कबल हमारा निकाह होगा। बिना किसी मज़ामत के तुम अपने तमाम जुमला हुकूक ज़रार वजाहत के मेरे नाम करोगी। और अगर इस सब में ज़रा भी तुम मेरे खिलाफ गई तो मैं तुम्हारे हर एक चाहने वाले की लाश तुम्हारी इन आंखों के सामने गिराऊंगा। एंड आई मीन इट लेडी। और एक हद तक अमेज झटका वो चंद कदम दूर जा गिरी थी, जबकि चंद लम्हे यूं ही इसके तासुरात जांचने के बाद वो 32 साला शख्स अब के यहाँ ठहरा नहीं था, बल्कि रफ्तारी से आराम का उबूत कर गया था। वो गहरे सांस लेती खुद को कंपोज करने लगी। ये सब क्या हो रहा था? एक ही दिन में दुनिया बदल गई थी। मैं नफरत करती हूँ आपसे जासिम असफंदियार खान, नफरत, बेहद नफरत। सैरलब फकत इतना ही कह सकी थी। अगली जानिब नूरुल हया के कमरे से निकलने के बाद वो पोर्च की जानिब बढ़ रही थी, जब इसका ताक़ब करते हुए अली अब के बर्क रफ्तारी से कदम बढ़ाते हुए इसके मुकाबिल आया था, यूं कि वो इसके रास्ते में हायल था, जिसके बाद सारा असफंदियार को कदम रोकने पड़े थे। क्या चाहती हो तुम लड़की? क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो, हाँ? मुकाबिल के लहजे में मनोसख्ती का अंसर घुला हुआ था। तुम्हारा मसला क्या है आखिर? क्यों हर बार मेरे रास्ते में आकर मुझे तंग करते हो? अब के सारा दूबदू चिल्लाई थी। हे श्श, पहली बात अपनी आवाज धीमी रखो, और दूसरी बात अब के मुझे तमीज से मुखातिब करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं अनजान हूँ? तुम जब एग्जीबिशन में आई थी तो तुम्हारे पास कोई ना कोई हथियार था, इसी वजह से वो अलार्म बजे थे। मगर बात पर गौर यहाँ की जानी चाहिए कि तुम एग्जीबिशन में हथियार लाई ही क्यों थी? अब के वो एकदम से इसकी जाने बढ़ा था, चेहरे के तासुरात हद दर्जा मुख्तलिफ हुए थे। मेरी बात सुनो सारा, तुम्हें अगर किसी भी किस्म का शक है तो इसको जड़ से उखाड़ फेंक दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें एक खराश भी आए। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? इस बार अली ने आखिरी फिक्रा कहते हुए इसे बाजुओं से थामा था, जबकि आंखें बरारात इसकी आंखों से टकराई हुई थी। ये एक दलदल है, अगर तुम इसमें फंस गई तो यकीन जानो इससे बाहर नहीं निकल पाओगी तुम। मैं नहीं जानता क्यों, मगर मेरा दिल कहता है कि तुम महफूज रहो हर एक बला से। मैं तुम्हें किसी तकलीफ का हिस्सा बनते हुए नहीं देख सकता। कोशिश करना इस मेंशन में दोबारा मत आना। यहाँ अब तुम्हारी वो पुरानी दोस्त नहीं रहती जो पहले थी। वो अब जरार वजाहत की हम सफर बनने वाली है, और इससे बढ़कर तुम्हारे लिए मोहतात रहने की कोई और वजह नहीं हो सकती। समझ रही हो ना तुम? मैं कुछ समझी नहीं। क्या कहना चाह रहे हो? क्या मुझे धमका रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें धमका नहीं रहा। मैं सिर्फ तुम्हें मोहतात रहने को कह रहा हूँ। इससे कबल के वो कुछ कहता, आपके इसके फोन की स्क्रीन जगमगाई थी। इसने जो ही मोबाइल जेब से निकालते हुए आंखों के सामने किया था, वहां जरार वजाहत का नाम वाजी था। हेलो। जी सर। मुझसे आकर मिलो अली, मुझे कल के इवेंट के लिए तुम्हें कुछ समझाना है। सर, क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहे हैं? तो इसकी सारी अरेंजमेंट मैं कर चुका हूँ। नहीं, मैं इसकी नहीं, निकाह की बात कर रहा हूँ। कल जोहर के बाद मेरा और नूरुल हया का निकाह होगा, जिसके लिए मेंशन में तमाम तर तैयारियां तुम संभालोगे। जी सर, जैसा आपका हुक्म, मैं सब देख लेता हूँ। कहते साथ इसने फोन बंद करते अब के सारा की जानिब देखा था, जो सवालिया नजरों से इसे ही देख रही थी। क्या तुम्हारे सर मेरी दोस्त से इस तरह जबरन निकाह करेंगे? ये कानूनी जुर्म है। हाँ, बिल्कुल ये जुर्म है, और हम सब मुजरिम हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, दूर रहो हमसे। अब कहते साथ इसने मरकजी गेट की जानिब हाथ से इशारा दिया, जिसका वाजी मतलब ये था कि यहाँ से चली जाए।
वो चंद लम्हे यूं ही खड़ी इस शख्स को देखती रही। वो कितना पुरकशिश था ना। इसकी बातें इसकी शख्सियत से जरा मेल नहीं खाती थी। फिलहाल यहाँ रुके रहना बेकार था। सो वो बर्क रफ्तारी से मेंशन उबूद कर गई थी। अगली सुबह सफेद कामदार लिबास जेबतन किए न जाने वो दुल्हन किसी सच थी या फिर कफन ओढ़े बैठी थी। जहन के पर्दों पर फकत चंद अल्फाज बाज़गश्त कर रहे थे। बेटियां बोझ नहीं होती, मगर तुम जैसी पद किरदार बेटियां तमाम बेटियों को बोझ बना देती हो। यहाँ वजाहत खानदान के चंद करीबी दोस्त और रिश्तेदार मौजूद थे। वो सफेद शलवार कमीज पर लंबी चादर कांधों पर डाले निकाह ख्वाह के साथ अंदर दाखिल हुआ था। सोशल एरिया मेहमानों से भरा हुआ था। जब इसकी पहली निगाह मुकाबिल सोफे पर बैठी लड़की पर ठहरी थी, सर झुकाए वो अपनी हथेलियों को तकती सफेद लिबास में परी पैकर सी मालूम हो रही थी। इसने एक गहरी आह फिजा में खारिज की थी। सुस्त कदम उठाते हुए जरार वजाहत इसके मुकाबिल विराजमान हुआ, जबकि लड़की को यूं महसूस हो रहा था जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। वो इसकी इस कदर कुर्बत पर खुद में सिमटी थी। क्या निकाह शुरू करें? निकाह ख्वाह ने शाहजहां को मुखातिब किया था, जिस पर इन्होंने फकत सर को खम दिया था। शायद वो भी नाराज थे इससे। नूरुल हया बिनते शाहजहां, आपका निकाह जरार वजाहत से बएवज हक महर 20 तोला सोना किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। एक गहरा चश्म फूटा था किस्मत की लकीरों के साथ। क्या आपको कबूल है? मैं नहीं जानता ये क्या बोल रही है। मैंने कोई वादा नहीं किया है इससे। इससे कहें ये मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रही है। कबूल है। एक वजन सा था जो सीने में अंदर कहीं महसूस हुआ था। क्या आपको कबूल है? कोई दुआ नहीं, ना कोई बद्दुआ, बस एक ख्वाहिश इस रब से है कि आपको कोई आप जैसा मिले और आपको इससे इतनी मोहब्बत हो जितनी मुझे आपसे हुई है, और बदले में आपको ऐसी वफा मिले जैसी आपने मेरे साथ की है। एक सोच के साथ इसने आखिरी बार मौत के परवाने को कबूल किया था। कबूल है। आखिरी अल्फाज, मौत के परवाने पर दस्तखत। सख्ते के आलम में बैठा इसका वजूद हर हरकत से आरी था। वो दर्द अब सीने से होता हुआ गर्दन तक पहुंचा था। मुबारकबाद की सदाएं समातों में गूंजी थी की आखिरी हद। वो सदा अर्श तक पहुंची थी। होश व खत से बेगाना इसकी गर्दन पिछली जानिब को ढलकती हुई महसूस हो रही थी। अपने वजूद पर इस शख्स की गिरफ्त इसने महसूस की। वही सहर अंगेज खुशबू, अपने नाम की पुकार वो महसूस तो कर सकती थी, मगर क्या? हाँ, अब वो कैद थी एक सोने के पिंजरे में। हाँ, अब वो कैद में थी इस शख्स की जिसके नाम से भी वो खौफ महसूस करती थी, और इस कैद का जिम्मेदार इसका अपना इंतखाब करदा शख्स था। होश व हद से बेगाना इसका वजूद अब की जरार वजाहत की मजबूत गिरफ्त में था। जबड़े बाहम पेवस्त करते हुए इसने सख्त नजरों से नूरुल हया को घूरा था, यूं कि जैसे इसका इस कदर कर्ब में होकर होश होना इसे बेहद नागवार गुजरा हो। अगली निगाह कुछ फासले पर तपी सी खड़ी हुई आनम शाह पर डाली थी। भला के नफरत अंगेज के तासुरात किसी से भी मनफी न थे। हाँ, जरार के इशारा करने पर इन्होंने मसनूई लहजा अपनाते हुए मेहमानों को मुखातिब किया था, जो करीब करीब से खड़े नूरुल हया को जांचते हुए चहमगोइयों में मसरूफ थे। ओह माय ऑनरेबल गेस्ट, गिव मी योर अटेंशन प्लीज। दरअसल हमारी प्यारी दुल्हन बहुत नाजुक मिजाज है, इतनी भीड़ की आदी नहीं है, इसीलिए आप लोग कुछ देर आराम करने दें इन्हें। मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए इन्होंने वहां मौजूद तमाम मेहमानों को मुखातिब किया था, जबकि इस तमाम अरसे में शाहजहां लबों पर जैसे कफ़ल लगाए हुए एक जानिब खड़े थे। जाओ जरार, नूरुल हया को इसकी आरामगाह में ले जाओ। ये आनम खातून थी जिन्होंने सीने पर पत्थर रखते हुए इसको मुखातिब किया था। नूरुल हया अब अपनी नहीं मेरी आरामगाह में जाएगी, जबकि अब इसका फिक्र सुन के शाहजहां ने इसे मुखातिब किया था। मेरा ख्याल है हमें कुछ दिन इंतजार कर लेना चाहिए, रुखसती बाद में भी मुमकिन है। क्या मैंने यहाँ किसी से भी मशवरा मांगा? आपके 2 कदम दूर रहते हुए जरार वजाहत अपने हकीकी खौल में लौटा था। शायद आप ये भूल रहे हैं कि अब आपकी इस सो कॉल्ड बेटी के तमाम जुमला हकूक मेरे नाम है, और कम से कम इतना आपको अब तक अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं जरार वजाहत किसी की भी इजाजत का मोहताज नहीं हूँ। तो आइंदा आप लोग गैर जरूरी मशवरे देने से इज्तनाब कीजिएगा। दो टुक काटदार लहजा, और अब के इसने रुख नूरुल हया की जानिब करते हुए चंद लम्हों के लिए खुद को रोका, यूं कि जैसे इसमें हिम्मत ना थी इस लड़की के करीब बढ़ने की। मगर अगले ही लम्हे खुद में से कहीं आवाज सुनाई दी थी, जरार वजाहत किसी की इजाजत का मोहताज नहीं है।
اور اب کے کسی توقف کے بنا آنکھیں کو جھکتے ہوئے اس نے نور الحیا کا بے ہوش وجود اپنے کثرتی بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے قدم آرام گاہ کی جانب بڑھائے تھے، جبکہ یہاں اس کے جاتے آنم شاہ فقط پیچ و تاب کھاتے رہ گئی تھی۔ آرام گاہ میں آتے اس نے نور الحیا کو بستر پر ڈالا تھا۔ خندار پلکوں کا جال بچھائے وہ نیند کی گہری وادیوں میں غرق تھی۔ اپنی اصل پوزیشن میں آتے اس نے دایاں ہاتھ میں بندھی ہوئی رسٹ واچ اتارتے ہوئے اس 21 سالہ نور الحیا کو بے تاثر نظروں کے حصار میں لیا۔ کتنی معصوم تھی وہ! کیا وہ واجب المحبت نہ تھی؟ ایک سحر سا خود پر طاری ہوا تھا۔ بے ساختہ وہ اس کی جانب جھکا تھا۔ ایک تپش سی محسوس کر سکتی تھی وہ اپنے چہرے پر۔ وہ کچھ اور اس کی جانب بڑھا تھا۔ آنکھوں کے پٹ ایک دم کھولتے وہ با آواز بلند چلائی تھی، اتنا اونچا کہ زرار وجاہت اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے کی جانب ہوا۔ جرت بھی کیسے کی میرے قریب بڑھنے کی؟ روندی ہوئی آواز میں وہ بفری ہوئی شیرنی بنے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے چلائی تھی۔ وہ چہرہ جو کچھ وقت قبل زرار وجاہت کو واجب المحبت لگ رہا تھا، اب کے اس آزاد منشی چہرے سے فقط حقارت محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحے بغور اس کا چہرہ دیکھے، وہ اگلے ہی پل ایک جست میں اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا بازو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ پھنکارا تھا۔ یہ ایک غیر متوقع عمل تھا جو زرار وجاہت کی جانب سے کیا گیا تھا۔ مقابل کی اس حرکت پر وہ ایک گہرا سانس حلق میں کھینچ گئی تھی۔ میری جرت کی بات کم از کم تم آج کے بعد مت کرنا لڑکی، اور اب ایک بات اس جاسم کو اپنے دماغ سے نکال کر ذہن نشین کر لو کہ تمہارے تمام جملہ حقوق بھری محفل میں اور تمہارے اس سو کالڈ باپ کے سامنے میں نے اپنے نام کیے ہیں، تو کم از کم اتنا جان لو کہ میں تمہارے لیے کسی کی بھی اجازت کا پابند نہیں ہوں، چاہے وہ پھر تم خود کیوں نہ ہو۔ وہ زہر انگیز فکرے اس کی سماعت میں انڈیلتا ہوا گیا تھا، ایک کھولتے شیشے کی طرح، جبکہ وہ ضبط سے آنکھیں میچ گئی۔ میں ابھی کچھ وقت چاہتی ہوں۔ آسودگی سے ہمت مجتمع کرتے ہوئے وہ گویا ہوئی تھی، انداز میں اب کی التجا تھی۔ بس کچھ وقت اس رشتے کو اور آپ کو قبول کرنے کے لیے انسانیت کے ناطے ہی صحیح میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کئی آب چشم پھوٹے تھے، رخسار پر پھسلے تھے وہ نمکین موتی، لمحے بھر کے لیے اس 32 سالہ شخص کو میسمرائز کر گئے تھے۔ بے ساختہ اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے کو ہٹتے ہوئے خود کو کمپوز کر گیا۔ ٹھیک ہے، مگر جتنا جلدی ہو سکے خود کو اور اپنے دماغ کو تیار کر لو اس رشتے کے لیے، کیونکہ میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز کرنا نہیں جانتا۔ وہیں بے تاثر سیاہ فام آنکھیں، اس سے قبل کہ نور الحیا کچھ کہنے کے لیے لب واہ کرتی، اب کہ ان دونوں کی توجہ زرار وجاہت کے بجتے ہوئے موبائل نے اپنی جانب کھینچی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھاتے ہوئے اسکرین پر نمبر دیکھا، وہ علی تھا، مگر ایک مخصوص نمبر سے فون آ رہا تھا۔ مطلب کیا اس کو ٹاؤن جانا تھا؟ اس نمبر سے علی فقط اس وقت فون کرتا تھا جب زرار وجاہت کو ٹاؤن میں پیشی دینی ہوتی۔ بے ساختہ زرار وجاہت نے ضبط سے دانت پیسے تھے۔ ہیلو سر، میں معذرت چاہتا ہوں لیکن آپ کا بلاوا آیا ہے۔ میں بس ایگزیبیشن کے لیے نکل رہا ہوں، میں نے وہاں کال کر دی ہے، وہاں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں پینٹنگ لے کر ٹاؤن پہنچتا ہوں، تب تک آپ وہاں پہنچ جائیں۔ کیا اس وقت جانا ضروری ہے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے ادا کیا تھا۔ جی سر، اس وقت جانا ضروری ہے۔ ہمیں وہاں کی کنڈیشن چینج کرنی ہے کیونکہ آج رات کی فلائٹ سے کچھ پادری آ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہمیں تمام انتظامات سنبھالنے ہوں گے، جس کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اور تم ساتھ ہی ایگزیبیشن جائیں گے، وہاں سے پینٹنگ اٹھاتے ہوئے ہم ساتھ ہی ٹاؤن پہنچیں گے۔ کہتے ساتھ اس نے سائڈ ٹیبل سے چابیاں اٹھائی تھی۔ فون کان سے ہٹاتے ہوئے وہ لمحے بھر کے لیے ٹھہرا، ایک نظر نور الحیا پر ڈالی جو نہ جانے اپنی ہتھیلیوں میں کون سی نادیدہ شے تلاش کر رہی تھی۔ میری بات سنو، میں کچھ دیر کے لیے جا رہا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھنا، میرے آنے تک تم لباس تبدیل نہیں کرو گی، اینڈ دس از مائی آرڈر، گاٹ اٹ؟ حکمیہ انداز میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے چند لمحوں کے توقف کے بعد آرام گاہ عبور کر گیا تھا، جبکہ وہ 21 سالہ نور الحیا فقط اپنی قسمت پر ماتم کرنا تھی۔ سین چینج۔ پچھلے 2.5 گھنٹے سے وجاہت مینشن کی گلی کے اگلے پار ایک نکڑ پر کھڑی تھی وہ، اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے، اس کی نگاہیں وجاہت مینشن کے مرکزی اس لوہے کے سلاخ دار دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ زرار وجاہت کے انتظار میں کچھ دیر پہلے ہی پورچ پہنچا تھا، جب کالی گاڑی سے اپنی پشت ٹکاتے ہوئے اس نے موبائل پر ایک سوشل ایپ کھولی تھی، جس کی تیسری پوسٹ پر وہ مسکراتا ہوا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔
समंदर के किनारे खड़ी वो लड़की कोई और नहीं, सारा असफंदियार खान थी। बेसाख्ता वो ठहरा था, लबों के किनारे अपने आप फैले थे। उंगली के पोरों की मदद से इसने तस्वीर को जूम किया, एक बार फिर और फिर। इस वक्त इसका चेहरा नुमाया था। इसकी मुस्कुराहट कितनी दिलकश थी, चमकदार आंखें। वो एक भरपूर हुस्न रखने वाली लड़की थी। दिल ने कहीं से सदा लगाते हुए ख्वाहिश जाहिर की थी, ये तुम्हारी दस्तरस में होनी चाहिए। हाँ, ये मुमकिन था। इसकी वीरान जिंदगी में आकर सारा असफंदियार खान इसकी जिंदगी भरपूर बनाने का हुनर रखती थी। बेसाख्ता दाएं हाथ की दूसरी उंगली इसने अपने लबों पर फेरते हुए आइंदा का लाहे अमल तैयार किया था। वो जानता था इसको कैसे मनाना था, और वो जानता था वो इसको मिल सकती थी। ये ज्यादा मुश्किल ना था, बस एक बार मोहब्बत का इजहार, और फिर वो इसकी हो सकती थी। और अगर वो ना माने तो अली जानता था इसको कैसे अपनाना था। भरपूर मुस्कुराते हुए इसकी निगाह सामने से आते हुए 32 साला शख्स पर ठहरी। जब अपनी कोट का बटन लगाते हुए इसने सर को खम दिया था, गाड़ी वजाहत मेंशन से बाहर निकली थी। वो जो अब तक इंतजार में थी नूरुल हया के, अब के वजाहत मेंशन से निकलती हुई इस काली गाड़ी को देखते इसने आंखें छोटी की थी। फ्रंट सीट पर वो 32 साला शख्स विराजमान था पूरे खरोफर से, जबकि स्टीयरिंग अली ने संभाल रखी थी। वो इतना तो जानती थी कि अब से कुछ देर कबल ही इन दोनों का निकाह हुआ था, मगर निकाह के फौरा बाद वो यूं कहाँ जा रहा था, ये बात इसको तशवीश में मुब्तला कर गई थी। जब जरार वजाहत की गाड़ी के आगे निकलते इसने अपनी गाड़ी खासी समझदारी से इनकी गाड़ी के पीछे लगाई थी। अब के ये गाड़ियां एग्जीबिशन रोड की जानिब जा रही थी, जबकि जैसे जैसे इसके अंदाजे ठीक होते जा रहे थे, माथे पर कई शिकने नमदार हो रही थी। वो एग्जीबिशन की मेंबर थी, लेकिन इसके पास किसी भी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो ये लोग एग्जीबिशन में कैसे जा रहे थे। वो जो फकत इनको फॉलो कर रही थी तजस्सुस के हाथों, इस बात से कदरे अनजान थी कि खुद मौत के कुएं में छलांग मार रही थी। कुछ देर की मसाफत तय करते वो काली सिल्वर प्लेटेड गाड़ी एग्जीबिशन हॉल के बाहर रुकी थी। आफताब के गुरूब होते हर सू अंधेरा छाया हुआ था। मुकाबिल वो दोनों नौजवान गाड़ी से उतरते अंदर एग्जीबिशन हॉल की जानिब बढ़े थे। चंद लम्हे के लिए इसका दिल मुट्ठी में आया था। एक अजीब सा एहसास था, जैसे इसको यहाँ से चले जाना चाहिए, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर इसने गाड़ी का दरवाजा खोलते पहला कदम अपनी मौत की जानिब बढ़ाया था। बाज औकात हमारी एक छोटी सी गलती कयामत बर्पा कर देती है, और यही कुछ सारा असफंदियार खान के साथ होने वाला था। वो कदम कदम बढ़ाती गई अपनी मौत के करीब तर करीब। बाहर हॉल का मंजर ऐसा था कि जैसे वो बंद हो, मगर ये सिर्फ सारा ही जानती थी कि इसके अंदर दो लोग मौजूद हैं। हिम्मत करते इसने मरकजी दरवाजे की नोक घुमाई, और ऐन इसी लम्हे वो भारी लकड़ी का दरवाजा खुलता गया। राहदारी में फकत सन्नाटा था। कदम उठाते इसने राहदारी उबूद की, जब निगाह दाएं हाथ पर एक कमरे की जानिब उठी, जहां पीली बत्ती दरवाजे से चीरती हुई छन करती हुई रोशनी पैदा कर रही थी। वो लम्हे भर के लिए ठहरी थी, एक गिल्टी हल्क में उभर कर मादूम हुई थी। दरवाजे के करीब बढ़ते हुए इसने दायां कान इससे लगाया था, मगर वहां फकत खामोशी का राज था। बैग से फोन निकालते इसने वीडियो रिकॉर्डिंग खोली थी, और ऐन इसी लम्हे दरवाजा खोलते एक जस्त में अंदर दाखिल हुई थी। वहां इन दोनों समेत एक और शख्स मौजूद था, जो हाथ में एक लकड़ी लिए पेंटिंग पर कुछ बना रहा था। वो बकरे की शक्ल की एक पेंटिंग थी, जिसमें धड़ इंसानी था। वहां सारा असफंदियार खान को देखकर वो तीनों सख्ते में आए थे, मगर अगले ही लम्हे वो 32 साला शख्स खुद को कंपोज करते हुए एक बुलंद बबाक कहका लगा गया था। वेलकम वेलकम मिस सारा, वेलकम। तालियां बजाते हुए वो कोई आम शख्स मालूम नहीं हो रहा था, जबकि इससे बरक्स अली फटी फटी नजरों से इसे देख रहा था, यूं जैसे सांप सूंघ गया हो। जबकि इन दोनों के अकब में खड़ा वो पेंटिंग करने वाला शख्स नफी में सर हिलाते हुए अब के हाथ अपनी पुश्त पर बांध गया था। पेशानी पर कई शिकने लिए वो बारी बारी इन तीनों को देख रही थी, जबकि वीडियो रिकॉर्डिंग अब भी जारी थी। एक नजर इस पेंटिंग और दीवार पर मौजूद बाकी मूर्तियों पर डालते हुए वो गोया हुई थी। मुझे शक था, मैंने जब तुम्हारे बारे में पढ़ना शुरू किया, मुझे ओवररोज से ही शक था कि तुम कुछ न कुछ ऐसा करते हो जिसकी वजह से तुम्हें ये मकाम मिला है, मगर मैं ये नहीं सोच सकती थी कि तुम पैसा हासिल करने के लिए इस हद तक गिर जाओगे। जरार वजाहत हर एक लफ्ज को दांतों तले पीसते हुए अदा कर गई। लहजे में बला की हिकारत थी, वो हद तक अमेज लहजा इस 32 साला शख्स को बखूबी महसूस हुआ। लम्हे भर में इसके चेहरे के तासुरात बदले थे।
اور ٹھیک اگلے لمحے دائیں پیر کے وار سے اس نے مقابل اس لڑکی کے ہاتھ میں موجود موبائل دور اچھالا۔ یہ ایک غیر متوقع ضرب تھی جو سارا اسفندیار اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی۔ اب کے موبائل اس کی پہنچ سے دور جا گرا تھا، جبکہ اب علی ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا انجام، اور یہی سوچ اس کا دل چیر دینے کے لیے کافی تھی۔ تم جیسے بت پرست انسان کو میں جہنم واصل کر کے ہی دم لوں گی، اور دیکھنا تمہارا یہ گھنونا چہرہ دنیا کے سامنے اب میں لے کر آؤں گی۔ کہتے ساتھ اس نے ایک جست میں بائیں جانب لگی ہوئی وہ پینٹنگ کی بنی ہوئی لکڑی کی الماری دھکا دیتے ہوئے زمین بوس کی تھی۔ اور اگلے ہی لمحے وہ عقب میں پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے اس نے وہ ویڈیو پہلے نمبر پر یعنی کہ نور الحیا کے نمبر پر بھیجی تھی، اور اسی لمحے زرار وجاہت کا ضبط جواب دے گیا۔ ایک بلند دہاڑ یو پچ زمین پر بکھری ہوئی پینٹنگ کو بھاری بوٹوں تلے مسلتے ہوئے وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، اور ٹھیک اسی لمحے ایک جھناٹے دار تھپڑ سارا اسفندیار کا رخسار جھلسا گیا تھا۔ ایک کرہ کے ساتھ وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ سسٹر میری بات سنیں پلیز، مقابل کے افتاد پر علی نے تڑپتے ہوئے اس کو مخاطب کیا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ اور کہتا زرار نے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ وہ غمناک آنکھیں قہر برسا رہی تھی۔ ان میں ابھرتی ہوئی سرخ نسیں واضح تھی۔ گہرے سانس لیتے ہوئے سارا نے ایک نظر اس زرار پر ڈالی تھی جو اب کے اس کے موبائل کی جانب بڑھتے ہوئے اس کی اسکرین پر نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا، مگر نگاہ جو ہی نور الحیا کے نمبر پر بھیجی جانے والی ویڈیو پر ٹھہری تھی، بنا کسی توقف کے اس نے پشت پر لگی ہوئی گن نکالتے ہوئے ایک فائر سارا کے دائیں پیر پر کیا تھا۔ اللہ! ایک کربناک صدا اس کے لبوں سے ادا ہوئی تھی۔ تمہاری اس دوست کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، پہلے ذرا تمہیں جنت کی سیر کرنے کو تو بھیج دوں۔ حقارت آمیز لہجے میں اس نے سارا کے گولی لگے ہوئے زخم پر اپنا پیر دیا تھا، جبکہ یہاں اب کے علی کا ضبط ٹوٹا تھا۔ وہ ایک دم بڑھا تھا زرار کی جانب۔ سر لیو ہر پلیز، پلیز لیو ہر۔ چند موتی آنکھوں سے ٹوٹ کر رخسار پر پھسلے تھے۔ وہ نوجوان مرد ٹوٹتا تھا اس لڑکی کی ہر ایک کرہ کے ساتھ، جبکہ علی کو یوں تڑپتا ہوا دیکھ کر زرار وجاہت کی پیشانی پر کئی شکنیں نمودار ہوئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے علی؟ ہوش میں تو ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ دور ہٹو اس سے۔ سر میں بالکل ہوش میں ہوں۔ میں اس کو یہاں سے لے کر بہت دور چلا جاؤں گا۔ یہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتائے گی، مگر پلیز آپ اس کو چھوڑ دیں۔ بکواس بند کرو علی! وہ سراپائے غیظ و غضب میں ڈوبتے ہوئے چلایا تھا، اتنا بلند کہ اس کی گونج ایگزیبیشن کے در و دیوار ہلا گئی تھی۔ تم جانتے ہو ہمارا کام؟ تم اس کام کی نوعیت جانتے ہو؟ اور اس پر تم مجھ سے کہہ رہے ہو میں اس کو چھوڑ دوں؟ میں ایسا نہ کروں۔ ابھی کے ابھی اس لڑکی سے دور ہو جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو اس کے ساتھ میں تمہارا بھی کام ختم کر دوں۔ اس سے قبل ہی دور ہو جاؤ اس سے۔ نہیں سر پلیز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اب کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اس 32 سالہ شخص کے مقابل، اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ اس سے بھیک کی طلب کر رہا تھا، جبکہ زرار وجاہت کی گن کا نشانہ سارا اسفندیار تھی، جو درد کی شدت سے دو چار لہو لہان پیر پٹک پٹک کر ہچکولے کھا رہی تھی۔ علی تم میرا ضبط مت آزماؤ، میں آخری بار کہہ رہا ہوں دور ہو جاؤ۔ نہیں سر میں نہیں ہٹوں گا، آپ سے میں نے آج تک کچھ نہیں مانگا، بس ایک بار آخری بار میری بات مان لیں، اس کو زندہ چھوڑ دیں، یہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ ٹھا 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 ایک کے بعد دیگرے فائر اس لڑکی کے وجود میں پیوست کیے گئے تھے، اور یہاں جو علی نے آگے کچھ کہنے کے لیے لب واہ کیے تھے وہ وہیں ٹھہرا تھا۔ نہ جانے کس ہمت کے ساتھ اس نے گردن موڑی تھی۔ خون آلودہ مردہ وجود سارا اسفندیار خان کا تھا، جس میں کہیں بھی زندہ رہنے کی رمق باقی نہ رہی تھی۔ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ وہ زمین پر بیٹھا تھا، جبکہ عقب میں کھڑے اس فرعون صفت انسان نے گن واپس اپنی پشت پر رکھی تھی، یہ بھول کر کہ ایک منصف اوپر بھی ہے۔ وہ ایک ٹک بنا پلکے جھپکائے اپنے عقب میں پڑی ہوئی اس خون آلودہ لاش کو دیکھ رہا تھا۔ وجود جیسے حرکت کرنے سے قاصر تھا جب مقابل زرار وجاہت کی آواز سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس کی لاش کو جلد از جلد ٹھکانے لگاؤ، کوئی پہچان بھی نہ پائے، اور رہی بات ٹاؤن کی تو جا کر پادری کو ابھی کے ابھی بتا دو کہ میں آج نہیں آ سکتا، مجھے اس لڑکی کا پھیلایا ہوا گند بھی صاف کرنا ہے۔ لہجے میں منو حکارت لیے اس کا اشارہ ویڈیو کی جانب تھا جو وہ نور الحیا کے نمبر پر بھیج چکی تھی۔
अब इसको एक ही फिक्र थी, जल्द अज जल्द मेंशन पहुंचकर नूरुल हया का मोबाइल अपनी तहवील में लेना। अपनी बात मुकम्मल करते हुए वो कुछ लम्हे के लिए ठहरा था, मगर अली की जानिब से कोई तासुर न मिलने पर आपके इसने जब्त खोया था और ऐन इसी लम्हे नीचे की जानिब झुकते हुए अली को गुद्दी से दबोचा था। होश करो लड़के, मत भूलो तुम अपनी हकीकत। तुम यहाँ बैठकर किसकी मौत का शोक मना रहे हो? हाँ, जो हमारे लिए कुआं खोद रही थी। बोलो, मत भूलो कि अगर हमारी हकीकत दुनिया के सामने आ जाए तो दुनिया तो बाद में हमारा कत्ल करेगी, इससे पहले टाउन के वासी हमें जिंदा दरगोर कर देंगे। मर्द के बच्चे बनो और यूं औरत के पीछे रोना बंद करो। अब के इसने हिकारत से अली को झटका दिया था। कभी मत भूलना, हर नाकाम मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अब मैं तुम्हें एक बेज़र सी लड़की के लिए खुद को ख्वार करता हुआ ना देखूं अली। कहते साथ वो अब के रुका नहीं था। सारा का मोबाइल अपनी गिरफ्त में करते हुए वो बर्क रफ्तारी से एग्जीबिशन हॉल बूत कर गया था, जबकि इसके जाते ही इन लोगों के अकब में खड़ा वो तीसरा शख्स सारा लाश की जानिब बढ़ा था। दूर रहना इससे। सुर्ख तर आंखें लिए वो गमनाक लहजे में दहाड़ा था। वो तीसरा शख्स अपनी जगह पर मुंजमद हुआ था। अली का ये रूप काफी पुरअसरार सा था। न इसके करीब आना, न इसको हाथ लगाना। ये सिर्फ मेरी मलकियत है, कहते साथ इसने अपनी जेबतन की गई शर्ट सारा के मुर्दा वजूद पर ढकते इसे बाजुओं में भरा था। पीछे खड़ा वो शख्स आसूदगी से अली को देखे गया था, जिसका ये रूप आज से कबल किसी ने ना देखा था। अली की खामोशी किसी बड़े तूफान की पेशनगोई कर रही थी। यहाँ एग्जीबिशन से निकलते इसने रुख मेंशन की जानिब किया था। कुछ देर के मुसाफत तय करते हुए वो मेंशन जा पहुंचा था। हर सू भूख का सा आलम था। यहाँ का मंजर देखकर कोई नहीं कह सकता था कि कुछ घंटों कबल यहाँ कोई तकरीब थी। बर्क रफ्तारी से कदम आरामगाह की जानिब बढ़ाते हुए इसने पहला कदम जैसे ही अंदर रखा, मुकाबिल वो लड़की टुकड़ी सिमटी सी आरामगाह के एक किनारे पर आंखें मूंदे बैठी थी, या शायद सो रही थी। इसने अगली नजर साइड टेबल पर रखी नूरुल हया के मोबाइल पर डाली थी, जिसकी पोजीशन वैसे ही थी जो पहले छोड़कर गया था। एक गहरी आह फिजा में खारिज करते हुए इसने मोबाइल उठाते हुए अपनी जेब में रखा था, फिर आस्तीनों के कपलिंग्स खोलते हुए मुसलसल इस लड़की को अपनी नजरों के हिसार में रखा हुआ था। हाँ, वो सो रही थी, मगर क्यों? शायद ये इसकी शान के खिलाफ था कि इसकी मौजूदगी में वो कैसे इतनी पुरसुकून होकर सो सकती थी। और एक ख्याल के तहत ऐन इसी लम्हे लंबे डिग भरते हुए वो इसके करीब गया था। एक जुस्त में इसे बाजू से पकड़ते हुए अपने मुकाबिल किया था। वो जो नींद की गहरी वादियों में गुम थी, एकदम इसके झटका देने पर बौखलाते हुए इस 32 साला शख्स के बावकार सीने से टकराई थी। वो इस अमल के लिए तैयार ना थी। रीढ़ की हड्डी में वाजी सनसनाहट महसूस हुई थी। तुम्हें मैंने कहा था तुम मेरा इंतजार करोगी। किसने इजाजत दी तुम्हें सोने की? हाँ, मुकाबिल के बेजोड़ सवाल पर वो चंद लम्हों के लिए सवालिया नजरों से इसे देखे गई। तो क्या मुझे सोने से पहले आपकी इजाजत की जरूरत है? हाँ, बेतासुर चेहरा, वो गंभीर आवाज। मत भूलो तुम्हारे जुमलाए हकूक मैं अपने नाम करा चुका हूँ। तुम पर, तुम्हारी सोच पर, तुम्हारी सांसों पर फकत मेरा इख्तियार है। जरार वजाहत का। अगर मैं तुम्हें कुछ वक्त दे रहा हूँ तो इसका हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे अपने हुकूक वसूल नहीं करूंगा। ये बात जहन नशीन कर लो कि तुम्हें खुद को मेरे सुपुर्द करना होगा, चाहे अपनी रजामंदी से या फिर मेरी जबरदस्ती से। अब ये तुम पर मुनहसर है। कहते साथ ही इसने नूरुल हया को खुद से जुदा किया था। मुकाबिल का लहजा बेशक गंभीर था, मगर इसके लफ्जों में बला की अपनायत थी, जो इस 21 साला नूरुल हया को लम्हों के लिए mesmerize कर गया था। अब के जब हाल में लौटी थी, खुद को आरामगाह में तन्हा पाया था, क्योंकि शायद वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था। यहाँ इसके जाते नूरुल हया ने एक नजर दीवार पर लगी हुई घड़ी पर डाली थी, जो रात के 2:30 बजा रही थी। नींद से बुरा हाल था। काफी देर तक ठहरने के बाद वो कपड़े तब्दील किए बाहर आया था। एक निगाह गलत इस पर डाले बिना वो ड्रेसर के आगे रुका था। मखसूस चीजें इस्तेमाल करते हुए आरामगाह पर आते हुए इसने खुद पर कंफर्टर डाला था। आंखें मूंदी थी, जबकि यहाँ मुकाबिल खड़ी वो लड़की फकत इसे देखे गई थी। निचला लब दांतों तले दबाते हुए, बाल कानों के पीछे उड़साते हुए, चूड़ियों की खनक इस शख्स की नींद में खलल पैदा कर गई थी। क्या मुसीबत है लड़की? वो करख्त आवाज में चिल्लाया था। पल पल बदलता इस शख्स का रूप कैसे गुजरनी थी इसके साथ तमाम उम्र। मुझे नींद आ रही है। तो मेरी नींद क्यों बर्बाद कर रही हो? वो आंखें बड़ी करते हुए हाथ नचा गया था। क्या मैं सो जाऊं? हद तक से इसका चेहरा सुर्ख हुआ था। हाँ तो सो जाओ। तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें लोरियां सुनाऊं?
नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या कहना चाहती हो? आधी रात मेरा सर क्यों खा रही हो नूरुल हया? मैं कहाँ सोऊं? आपके इसके सवाल पर जरार एकदम अपनी जगह से उठकर बैठा था। ये तुम्हारी इस सारी बात का मतलब ये था कि तुमने कहाँ सोना है? इस शख्स के लहजे में हैरानगी का अंसरवाजी था। जी, बेसाख्ता वो उंगलियां मरोड़ गई थी। तुम्हें सोने के लिए और कितनी जगह चाहिए? अपने बराबर इशारा करते हुए इससे फिर से सवाल किया था। लेकिन मैं यहाँ नहीं सो सकती। अगर आइंदा तुमने ये बकवास की तो मैं तुम्हारे पैर तोड़कर हमेशा के लिए यहाँ बैठा दूंगा। इसीलिए शराफत से जाओ, कपड़े बदलो और यहाँ आकर सो जाओ। और अब मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना मैं अपने तरीके से तुम्हारी आवाज बंद करूंगा। और मुझे यकीन है तुम्हें वो तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मैं अपने कपड़े लेकर आ जाऊं? कुछ लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद वो फिर गोया हुई थी, जबकि इस शख्स का दिल किया था वो अपना सर दीवार पर पीट डाले। यहाँ से कदम बाहर नहीं निकालना, सामने जाओ, मेरी अलमारी खोलो, इसमें से मेरी शर्ट निकालो और पहनकर यहाँ आ जाओ और सो जाओ। इसकी अगली बात पर हया ने आंखें नचाते हुए तकिया उठाकर सोफे पर पटका था। सर पर पहना हुआ दुपट्टा खुद पर डालते हुए वह सोफे पर दराज हुई थी। यहाँ वो खामोशी से इसकी सारी कार्रवाई देखे गया, मगर फिलहाल खामोश रहा। अगली सुबह वजाहत मैंशन पर कड़कड़ाती धूप लिए उतरी थी। जरार की हिदायत पर इसके लिए चंद लिबास एक खाने में लगा दिए गए थे, जिनमें से गहरा आसमानी रंग लिबास जेबतन करके हमरंग शाल इसने एक शाने पर सजाई थी। चंदस मसनूई सिंगार करके वो नीचे डाइनिंग एरिया की जानिब बढ़ी थी। पिछले 15 मिनट से रोजी 2 बार इसका दरवाजा खटखटा चुकी थी, क्योंकि नीचे जरार पहले ही जा चुका था। पहला कदम जो ही डाइनिंग हॉल में रखा, आनम शाह की निगाह खुद में पेवस्त होते हुए महसूस हुई थी, मगर वो नजरअंदाज करते हुए अपनी मखसूस नशिस्त पर विराजमान हुई थी। एक तायराना नजर इसने पूरे हॉल में डाली थी। शायद वो शाहजहां को ढूंढ रही थी, जो सुबह ही जा चुके थे। फिलहाल इन तीनों के अलावा यहाँ फकत हाथ बांधे नौकर ही खड़े थे। वो जो अब तक नाश्ता करने में मसरूफ थी, अब के नूरुल हया के बैठने पर एक नफरत से कांटा प्लेट पर पटका था। मेरा हो चुका है, बस, और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं। तुम जरा प्रेस से फारिग होकर मुझसे ऑफिस में आकर मिलो, जल्द अज जल्द। जी मोम बेहतर। आनम शाह जा चुकी थी, जब बेसाख्ता इस 32 साला शख्स की निगाह अपने एन अकब में बैठी हुई नूरुल हया पर उठी थी, जो इसे ही देख रही थी। इन सवालिया नजरों को महसूस करते हुए वो गोया हुआ। क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हो? जी, मुझे प्रेस के सामने क्या कहना होगा? क्या वहां जाना जरूरी है? मुकाबिल के सवाल ने जैसे जलती पर तेल छिड़कने का काम किया था, जब वो तनफर से हाथ नचाते हुए गोया हुआ था। तुम्हारा ही फैलाया हुआ कचरा समेट रहा हूं मैं, ये मत भूलो तुम। और वहां अपना मुंह बंद रखना। जितना सवाल तुमसे किया जाए, तुम सिर्फ इसका जवाब दोगी, समझदारी से। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा तुमसे कोई बात ना हो, और अगर हो भी तो समझदारी से जवाब देना। तुम अब मेरी बीवी हो, इस बात को मद्देनजर रखते हुए। बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, कहते साथ ही वो रुका नहीं था, जबकि यहाँ अब चंद लम्हे लगे थे इसे खुद को कंपोज करने में। ये अजाब सारी जिंदगी का था। चंद साल कबल स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस सलीके से बाल बनाए वो वीडियो गेम खेलने में मसरूफ था, जबकि इसके साथ बैठे मुलाजमा फल के टुकड़े कांटे की मदद से इसके मुंह में रखती जाती। हील की चीखती आवाज सुन वहां के मुलाजमीन चौकन्ना हुए थे, जब अपनी पूरी आब व ताब समेटे वो अंदर दाखिल हुई थी। इनके साथ वही नौजवान था, शाहजहां। हे हनी, कब आए हो तुम? एकदम इस बच्चे को गले लगाया गया था, जबकि वो अब भी बिल्कुल वैसे ही बेतासुर सा गेम खेलने में मसरूफ था। यहाँ देखो मेरी जान, मेरी तरफ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। इनके मुखातिब करने पर इस बच्चे ने निगाह उठाते हुए मुकाबिल बैठे शख्स को देखा था, जो मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इसकी जानिब मुतवज्जा थे। कौन है ये अंकल, जो जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहे हैं? बच्चे के फिक्रे पर जहां इनकी मुस्कुराहट सिमटी थी, वहीं साथ बैठी औरत एकदम चौंकी थी। ऐसे नहीं बोलते। दरअसल ये अंकल आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे बेटा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इतने बड़े दोस्त नहीं बनाता हूँ, और मेरे दोस्त स्कूल में मौजूद हैं। मैं इनको दोस्त नहीं बनाना चाहता। वो एक बार फिर से मुकाबिल बैठे इस शख्स की बेइज्जती कर गया था, जिस पर अब के बार इन्होंने तिरछे होके रुख पलटा था। ऐसी बात नहीं है, ये तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं, तुम कोशिश तो करो। मैंने कहा मुझे इनको अपना दोस्त नहीं बनाना है, इनकी शक्ल मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। कितना बदतमीज बच्चा है ये। वो शख्स अब के जब्त होते हुए खड़ा हुआ था।
अरे रुके, ऐसा नहीं है, ये दरअसल अभी स्कूल से आया है इसीलिए इसका मूड खराब है। चलो अंकल को सॉरी कहो। अब के वो औरत इसको बाजू से झंझोड़ती हुई गोया हुई थी। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि ये अंकल अच्छे नहीं हैं। मैं कह रही हूँ माफी मांगो इनसे। मैंने कहा मैं नहीं मांगूंगा। और इस बार वो अपना हाथ छुड़ा के ऊपर की जाने भागा था। पहले अपने बेटे को तमीज सिखाना और फिर मेरा तारुफ कराना, क्योंकि मैं जानता हूँ जब इसको मेरी और तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो ये मुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो शख्स पेच पताब खाता हुआ वहां ठहरा नहीं था। हाल ये मंजर प्रेस क्लब का था, जहां कैमरों सहाफियों के मुकाबिल बैठे वो लोग अब के तैयार थे। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले रोज एक वीडियो वायरल हुई थी जो कि मिस नूरुल हया शाह की थी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये मिस नूरुल हया शाह नहीं बल्कि मिसेस जरार वजाहत हैं। और अब मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ इनके मुतालिक जो भी बात होगी वो एहतराम के दायरे में रहकर ही होगी। जरार वजाहत के फिक्रे पर वहां मौजूद हर एक शख्स खासा हैरान हुआ था। आखिर को दी ग्रेट बिजनेसमैन जरार वजाहत वजाहत इंडस्ट्रीज का मालिक शादी कर चुका था और ये बात अब तक मीडिया की नजर नहीं हुई थी। रही बात वीडियो की, तो हाँ, वो वीडियो सच्ची है, मगर जो कुछ इस वीडियो में हुआ है वो फकत एक साजिश है जो मेरे मुखालिफिन ने मेरे खिलाफ की है। सर, तो आप कहना चाहते हैं कि आपकी मिसेज ने आपके मुखालिफिन के साथ मिलके आपके खिलाफ साजिश की है? ये सवाल एक और सहाफी की जानिब से आया था, जिस पर बेसाख्ता इसने सख्ती से जबड़े भींचे थे। नजर सामने उठी। वहां से अली आ रहा था, मुकम्मल सियाह लिबास में, सुर्ख आंखें लिए वो ऐन इसके अकब में आके हाथ बांधे खड़ा हुआ था। अपने मखसूस अंदाज में चंद लम्हों की तौक़ुफ़ के बाद अब के फिर से वो 32 साला शख्स गोया हुआ। आप मेरी बात को जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिए साहब। जरा वजाहत का वो बला का पुरअसरार लहजा। साजिश रची गई है हमारे खिलाफ, वजाहत इंडस्ट्री, वजाहत खानदान के खिलाफ। इस खानदान में मेरी मिसेस भी शामिल है। ये नहीं जानती थी इन लोगों को, इनको वहां धोखे से बुलाया गया था और फिर इसके बाद वो वीडियो बनाई गई थी। आप लोग खुद सोचें, जो लड़की शादीशुदा हो वो भला किसी लड़के का प्रपोजल क्यों तस्लीम करेगी? तो सर, इसका मतलब है कि आप लोगों के अस्पंदियार इंडस्ट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। और आपकी शादी कब हुई थी आखिर? और ये आपने मीडिया से क्यों छुपाए रखी थी? जी बिल्कुल, जो आपने सुना है वो दुरुस्त है। और रही बात मेरी शादी की, तो कुछ चीजें पर्सनल रहे तो बेहतर है। नूरुल हया से मेरी शादी कुछ माह कबल हुई थी, लेकिन ये बात हम लोगों ने इसीलिए नहीं बताई क्योंकि हम ये बात मीडिया के सामने नश्र नहीं करना चाहते थे। ये हमारी प्राइवेट लाइफ है। कहते साथ इसने आपके नूरुल हया का हाथ, जो टेबल पर रखा हुआ था, नरमी से अपनी हथेली में थामा था। जरार के इस अमल पर एकदम से चौंकी थी, जो इसके साथ विराजमान इस शख्स ने बखूबी महसूस किया था। अगर आप लोगों के सवालात का सिलसिला खत्म हुआ है, तो हम अब आपसे इजाजत चाहते हैं। जी जी सर, बिल्कुल। बस आप लोग साथ खड़े हो जाएं, हम चंद तस्वीरें ही लेंगे आप लोगों के साथ। यस श्योर, कहते साथ इसने नूरुल हया को इसी हाथ से थामते हुए खड़ा किया था, जबकि अब वो हाथ इसकी वेस्ट पर रखते हुए मसनूई मुस्कुराहट लिए कैमरे की जानिब रुक कर गया था। यहाँ नूरुल हया का दिल किया था वो इसका हाथ झटके और यहाँ से चली जाए, मगर वो किसी सूरत ऐसा नहीं कर सकती थी। वो यही कुछ देर जब्त करके खड़ी रही थी, मगर ये बहुत ही मुश्किल था। अब के वो इसके कान के करीब चेहरा करते हुए गोया हुई, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अब और नहीं, मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना है। जरार वजाहत ने बमुश्किल अपने कांधे तक आती हुई इस लड़की का सुर्ख तर चेहरा फुर्सत से मुलाहिजा किया था। आराम जान, खामोशी से खड़ी रहो। तुम्हारी मौजूदगी तुमसे ज्यादा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और इस बार वो इससे दूर हटा, कोट के बटन लगाते हुए। और इन लोगों ने अब के अलविदाई कलमात कहे थे। वो लोग गाड़ियों की जानिब बढ़े थे। पिछली रात खून आलूदा इसका बेजान वजूद अपने कसरती बाजुओं में भरे वो एक खाली मैदान में दाखिल हुआ था। रात के इस पहर ये सुनसान इलाका होक का सा मंजर पेश कर रहा था। बेतासुर चेहरा लिए वो सर को खम देकर कदम बढ़ाते हुए जा रहा था। अपनी मखसूस मंजिल पर पहुंचते हुए अली ने इसका वजूद नरमी से फर्श पर रखा था, जबकि सारा का सर अब भी इसके बाजुओं में था। जब्त की मुद्दत तमाम हुई थी। एक के बाद देकर आबे चश्म इस शख्स की आंखों से फूटे थे। सारा के बालों में जज्ब होते जा रहे थे। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें नहीं बचा सका। मैं
मैं तुम्हें नहीं बचा सका। मैं कितना बुज़दिल हूँ, कितना बुज़दिल। वो बाकायदा हिचकोले ले रहा था। अगर कोई इस वक्त अली का ये रूप देखता तो कोई नहीं कह सकता था इस शख्स की कितनी दहशत है। वो काबिले रहम हालत में था। वक्त बीतता गया मगर वहां आंसू थमने से इनकारी थे। खुद पर कदरे काबू पाते हुए इसने जेब से फोन निकालते हुए एक मखसूस नंबर मिलाया था। मतलूबा हिदायत फोन पर देते हुए इसने एक बार फिर से सारा को खुद में भींचा था। कुछ देर बाद अंधेरे में गाड़ी की हेडलाइट्स ने जो ही इसकी आंखों पर रोशनी डाली थी वो होश की दुनिया में लौटा था। इस गाड़ी से दो लोग उतरे थे। उम्र रसीदा सी खातून, साथ इनका बालिग बेटा भी था। इस औरत ने करीब आते अली के कांधों पर हाथ रखा था और अब के बाद वो हर जब्त होते हुए फूट फूट के रो दिया। पास खड़े इस लड़के ने आगे बढ़ते हुए अली को काबू किया था, जबकि इस औरत ने सारा का सर अपनी गोद में रख लिया था। सारा की आखिरी रसूमात अदा करते हुए इन लोगों ने मौलवियों की रहनुमाई में तदफीन की थी। आखिरी मुट्ठी भर मिट्टी इसकी कब्र पर डालते हुए अली के चेहरे के तासुरात खतरनाक हद तक संजीदा हुए थे। शायद वो साथ एक अहद कर रहा था, शायद एक आखिरी इंतकामी अहद। सीन चेंज। यहाँ असफंदियार खान के घर में एक हंगामा सा बरपा था कि कई घंटों से सारा का कोई नामो निशान न था। जासिम और असफंदियार खान कई दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शहर के तमाम हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, होटल्स और थाने छान चुके थे, मगर अब तक सारा की कोई खबर न थी। वो लोग अब के हार मानते हुए घर के सोशल एरिया में एक साथ थे। यहाँ जासिम अब भी मुख्तलिफ लोगों के साथ फोन पर मसरूफ था, जबकि असफंदियार खान कांधे झुका के इस उम्र में ये इम्तिहान दे रहे थे। क्या सजा थी इनके दिल ने कहीं से सदा लगाई थी, किसी और की बेटी को उजाड़ कर अपनी बेटी का इम्तिहान। हाँ, ये सजा ही तो थी। जहां नूरुल हया को धकेला था इन्हीं हाथों की सूरत अपनी बेटी की जिंदगी तमाम पाई थी, मगर इस बात से वो कदरे अनजान थे। कोई शक नहीं कि मर्द अपने आमाल से अपनी बेटी का नसीब लिखता है और ये सब असफंदियार खान ने खुद ही लिखा था। सारा की तलाश अब उम्र भर जारी रहने वाली थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था वो तो अपनी आखिरी आरामगाह में पहुंच चुकी थी, जहां जाने वाले वापस लौटकर नहीं आते। So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment and stay tuned for the next one. Khuda Hafiz.